Hello everyone. In today's video, we will discuss about brake test method which is conducted to calculate the efficiency of a DC motor. ओके तो आज हम समझते हैं कि ये टेस्ट होता क्यों है, हम टेस्ट करते क्यों हैं, टेस्ट करने से हमको फ़ायदा क्या होता है, तो ये सब बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक बात बताओ, जब हम तुम्हारे टेस्ट लेते हैं तो उससे हमको क्या पता चलता है। जैसे कि हम तुम्हारे एग्ज़ाम्स लेते हैं तो इससे हमको ये पता चलता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो रहा है, कि तुम्हारा परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो रहा है। तो बेसिकली हमको तुम्हारे परफॉर्मेंस जानना होता है, इसलिए हम तुम्हारे टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो जब भी तुम कोई एग्ज़ाम देते हो उसका जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट से ही हम पता करते हैं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव किया है कि डिग्रेड कर गया है। ओके, तो टेस्ट लेने से हमको तुम्हारे परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। वैसे ही एक मोटर के ऊपर जब हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं हमको उसके परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। ओके, तो परफॉर्मेंस को हम मेजर कैसे करेंगे। जैसे कि हम तुम्हारे रिजल्ट्स देख के हमको पता चलता था कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है। यहाँ पे हम परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। अगर मोटर का एफिशिएंसी हाई होगा इसका मतलब मोटर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर एफिशिएंसी बहुत पुअर रहा तो ख़राब रहा तो हम बोलेंगे कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है। तो हम ये ट्राई करते हैं कि कोई भी मोटर को जब हम लोड अप्लाई करें तो ऐसे एक पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोड अप्लाई करें जिस कंडीशन में वो मैक्सिमम एफिशिएंसी में वर्क करे। ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी में ही हमेशा हम मोटर को लोड अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये जानने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा लोड होगा, लोड पॉइंट होगा जिसमें उसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, तभी जाके हम उस लोड को अप्लाई करेंगे तो हम उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मशीन्स होते हैं उनके ऊपर हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिससे कि हमको ये पता चलता है कि उनके एफिशिएंसी कितना है, और एफिशिएंसी जानने से हम ये पता कर सकते हैं कि उसको किस पॉइंट में लोड किया जाए सो दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी में वो मोटर ऑपरेट करे। ओके, तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली कोई भी मोटर का जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो देखते हैं कि ये मोटर कितना आउटपुट दे रहा है और हमने उसको इनपुट कितना दिया था। अगर हमको आउटपुट कितना मिल रहा है और हमने इनपुट कितना दिया था ये पता चले तो हम इजीली मोटर का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इंटू 100, दैट विल गिव यू द एफिशिएंसी ऑफ मोटर। जैसे तुम अपने मार्क कैसे कैलकुलेट करते हो, तुम कितने मार्क सिक्योर किए हो डिवाइडेड बाय टोटल मार्क इंटू 100 करते हो, दैट विल गिव यू द मार्क परसेंटेज ऑफ मार्क दैट यू हैव सिक्योर्ड। वैसे ही यहाँ पे हम परसेंटेज एफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इंटू 100। पावर आउटपुट मतलब मोटर से कितना पावर हमको मिल रहा है, आउटपुट दैट इज मैकेनिकल पावर। इनपुट मतलब इलेक्ट्रिकल पावर, मोटर को हम बेसिकली इनपुट जो देते हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल इनपुट। सो इनपुट पावर, आउटपुट पावर, if you know these two things then you can easily calculate the efficiency of any motor. Okay, so वो efficiency जो निकालोगे उसी से ही पता चलेगा वो बेटर परफॉर्म कर रहा है कि खराब परफॉर्म कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है कि खराब है फॉर एनी पर्टिकुलर लोड कंडीशन। ठीक है, तो ये जो ब्रेक टेस्ट है इसको हम डायरेक्ट लोडिंग मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली लोड अप्लाई करते हैं मोटर के ऊपर और ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये टेस्ट को हम ब्रेक टेस्ट मेथड को डायरेक्ट टेस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। तो अभी चलते हैं देखते हैं कि ये टेस्ट हम परफॉर्म कैसे करेंगे। तो हम ये टेस्ट जो है वो एक शंट मोटर के ऊपर परफॉर्म करने जाएंगे। ठीक है, एक शंट मोटर को लेंगे और उसी के ऊपर ये टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे एक शंट मोटर हमने लिया है जिसको हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है 230 का। ठीक है, और यहाँ पे एक डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच यूज किया है, ये यहाँ पे एक फ्यूज कनेक्टेड रखा है। और ये जो इनपुट वोल्टेज दिए हैं इसको मेजर करने में हमको ये वोल्टमीटर जो कि एक मूविंग कॉइल टाइप वोल्टमीटर होगा वो हेल्प करेगा। अच्छा, ये जो मोटर होगा ये शंट मोटर है, ये कितना करंट ड्रॉ करेगा फ्रॉम द सप्लाई ये जानने के लिए हमने यहाँ पे एक एमीटर कनेक्टेड किया है, वो भी एक मूविंग कॉइल टाइप ऑफ एमीटर है जो कि हमको बताएगा मैक्स यहाँ से कितना करंट ये ड्रॉ कर रहा है। सो इसी को हम लाइन करंट भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये मोटर कितना करंट ड्रॉ करेगा सप्लाई से वो जानने के लिए यहाँ पे एक एमीटर कनेक्टेड किए हैं। ठीक है, और ये जो मोटर है हम इसको जो स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली एक 3 पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं ना स्टार्टिंग करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग अगर तुम बिना 3 पॉइंट स्टार्टर से करोगे तो स्टार्टिंग करंट बहुत ही हाई रहेगा, दैट इज डेंजरस फॉर द
मोटर। ओके, तो इसीलिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग के टाइम हमको करंट कम भी रखना है, इसलिए 3 पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं, जिसमें बेसिकली एक रेजिस्टेंस ही रहता है जो कि स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है, और जैसे जैसे हम 3 पॉइंट स्टार्टर को मूव करते हैं वो रेजिस्टेंस जो होगा वो एलिमिनेटेड होता रहेगा सर्किट से। ठीक है, तो वो 3 पॉइंट स्टार्टर का बारे में तो हमने बता दिया था, जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें हमने 3 पॉइंट स्टार्टर को कैसे यूज करते हैं वो बता दिया था। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो लेक्चर हम सेपरेटली बना देंगे। लेकिन यहाँ पे हमने 3 पॉइंट स्टार्टर क्यों यूज किया वो समझ में आ गया, क्योंकि हमको स्टार्टिंग का जो करंट है उसको लिमिट करना है, इसलिए हमने 3 पॉइंट स्टार्टर यूज किया है। इसमें 3 पॉइंट्स रहते हैं एल, एफ, ए। ए वाला जो पॉइंट है वो आर्मेचर से कनेक्टेड है, एफ फील्ड से कनेक्टेड है, और ये एल वाला पॉइंट लाइन से कनेक्टेड है, प्लस जो सप्लाई का प्लस है उसी से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर हम ये स्विच को ऑन करेंगे, डीपीएसटी स्विच जो है इसको ऑन कर देंगे, तो ये प्लस जो होगा यहाँ पे आ जाएगा और ये माइनस जो होगा सप्लाई का वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अभी मोटर जो होगा उसको वोल्टेज सप्लाई मिल गया, तो ये जो वोल्टमीटर होगा अभी इसका रीडिंग कितना दिखाएगा, 230 वोल्ट दिखाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर को ऐसे करके धीरे धीरे मूव करेंगे, और ये एक टाइम आएगा जो कि 3 पॉइंट स्टार्टर होगा वो अपने दूसरे एंड में चला जाएगा और वहाँ पे वो ऐसे करके रह भी जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम देखना मोटर एक पर्टिकुलर स्पीड में रोटेट कर रहा होगा। ओके, मतलब जैसे हम 3 पॉइंट स्टार्टर को ऐसे धीरे धीरे मूव करेंगे, मोटर का स्पीड जो होगा वो बिल्डअप हो रहा होगा, और ये जो 3 पॉइंट स्टार्टर जो अपने दूसरे एंड में चला जाएगा उस टाइम वो खुद से ही चिपक के रह जाएगा। ठीक है, वो उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग तो हमने बताया था, इसलिए उसके ऊपर हमें अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो ये जब हो जाएगा, मतलब 3 पॉइंट स्टार्टर का काम खत्म हो जाएगा, तुमको क्या करना है, मोटर का स्पीड देखना है, मोटर कितने स्पीड में रोटेट कर रहा है वो एक टैकोमीटर से चेक कर सकते हो। तो मोटर का जो शाफ्ट होगा उसी से एक टैकोमीटर कनेक्ट करके वहाँ से उसका स्पीड को तुम मेजर कर सकते हो। तो हमने लेट एज्यूम ये मान रहे हैं कि इसका हमने स्पीड देखा 1400 आरपीएम में रोटेट कर रहा है, लेकिन ये जो मोटर है इसका रेटेड स्पीड 1500 आरपीएम है। तो ये अभी रोटेट कर रहा है कितने स्पीड में, 1400 आरपीएम में रोटेट कर रहा है, जा सकता है कितने तक, रेटेड स्पीड तक 1500 आरपीएम तक। तो हम क्या करेंगे, अभी जो फील्ड वाइंडिंग है इसके साथ एक रियोस्टेट कनेक्ट किए हैं, इसी रियोस्टेट को अब हम वेरी करेंगे या तो चेंज करेंगे। रियोस्टेट का जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, फील्ड करंट चेंज होगा, फील्ड करंट चेंज होने से फील्ड फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, फील्ड करंट चेंज होने से फील्ड फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं, अगर फील्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है तो स्पीड से उसका रिलेशन रहता है कि नहीं, फ्लक्स और स्पीड के बीच में रिलेशन, तो स्पीड भी चेंज होगा। तो ऐसे करके हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हुए हमको जाना है 1500 आरपीएम तक, जो कि उसका रेटेड स्पीड है मोटर का। तो हम क्या करेंगे, अभी मोटर को उसके रेटेड स्पीड में रोटेट कराएंगे। ठीक है, तो अभी ये वाला पार्ट हमको समझ में आ गया, मोटर को हमने 1500 आरपीएम में रोटेट कराना है। ठीक है, मोटर अभी 1500 आरपीएम में रोटेट कर रहा है, तो इसका जो शाफ्ट होगा वो भी 1500 आरपीएम में रोटेट कर रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, उस शाफ्ट जो है वो एक कनेक्टेड है पुली सिस्टम के साथ। ठीक है, एक पुली सिस्टम, ये हो गया हमारा शाफ्ट। ठीक है, यहाँ पे जो मोटर का रोटेशन हो रहा था वही शाफ्ट को ही हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और शाफ्ट के साथ एक पुली कनेक्टेड है, और ये जो पुली है इसके साथ एक बेल्ट भी कनेक्टेड है। तो बेसिकली एक बेल्ट पुली अरेंजमेंट होता है जो कि कनेक्टेड रहता है शाफ्ट के साथ। पुली एंड बेल्ट अरेंजमेंट होगा जो कि शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, शाफ्ट के साथ एक पुली कनेक्टेड कर दिया है और पुली के साथ एक बेल्ट कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन अभी ये बेल्ट जो है वो टाइट नहीं है, वो लूजन कंडीशन में ही है। यहाँ पे देखो, ये जो बेल्ट है इसके एक एंड में हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लगाया है, और जो बेल्ट का दूसरा एंड है उसमें भी एक हमने स्प्रिंग बैलेंस कनेक्ट किया है। और जो स्प्रिंग बैलेंस का दूसरा एंड है वो H1 और H2 से कनेक्टेड है। ये H1 H2 क्या होते हैं, H1 होता है हमारा हैंड व्हील, H2 भी होता है हमारा हैंड व्हील। तो मतलब इससे हम क्या करते हैं ना, हैंड व्हील को जब अगर हम टाइट करेंगे, अगर हम यहाँ पे हैंड व्हील को टाइट करेंगे तो ये जो बेल्ट होगा वो भी टाइटन हो जाएगा, वो भी ज़्यादा टाइट होगा, और इससे क्या होगा, लोड बढ़ेगा हमारे शाफ्ट के ऊपर। मोटर का जो शाफ्ट होगा वो पुली के साथ कनेक्टेड है, और पुली से ही एक बेल्ट कनेक्टेड है। तो अगर तुम बेल्ट को ज़्यादा टाइटली हेल्ड करोगे, पकड़ोगे, अगर ये बेल्ट को मैं ऊपर खींचूंगा तो ये बेल्ट जो होगा वो लूज नहीं रहेगा ना, वो टाइट हो जाएगा, और अगर वो टाइट हो जाएगा तो मोटर का जो रोटेशन होगा वो अभी फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएगा, और इसी को ही हम बोलते हैं कि मोटर को अभी हमने लोड अप्लाई किया है। समझ में आ रहा है।
तो हम बेसिकली अभी मोटर को लोड दे रहे हैं। लोड कैसे किए, मतलब वो जो शाफ्ट था ऐसे ऐसे शाफ्ट रोटेट कर रहा था, इसके साथ हमने एक पुली कनेक्टेड कर लिया और पुली में एक ऐसे करके बेल्ट लगा दिए और बेल्ट के दोनों हिस्से से हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ऊपर खींच रहे हैं। तो क्या होगा, मोटर को लोड मिल जाएगा, मतलब अभी मोटर मेरा जो होगा वो लोडिंग हो जाएगा, मोटर का लोडिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो ऐसे करके मेरा शाफ्ट रोटेट कर रहा होगा, हमने इसको 1500 आरपीएम में रोटेट किया है ना। तो अभी इसके साथ क्या किया ना, शाफ्ट के साथ एक पुली कनेक्टेड कर दिया है और पुली से एक बेल्ट कनेक्टेड कर दिया है। और बेल्ट को हम क्या करें, खींच रहे हैं ऐसे करके दोनों एंड से। जैसे तुम बेल्ट को खींचोगे तो ये पुली जो होगा वो फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएगा शाफ्ट के साथ, तो मतलब शाफ्ट जो होगा वो भी फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएगा। तो अभी क्या होगा, इसका मतलब जितना ज़्यादा तुम खींचोगे इसका रोटेशन उतना डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब मोटर के ऊपर उतना ही ज़्यादा लोड का इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं कि हमने मोटर को लोड अप्लाई किया है। क्योंकि अभी जो मोटर था ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे सोचो कि ये मोटर जो है इसका शाफ्ट ऐसे ऐसे घूम रहा था, मैंने एक बेल्ट यूज किया है, इस एंड से 2-3 बच्चे झूल रहे हैं और इधर से जो बेल्ट है उस एंड से 2-3 बच्चे झूल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे बच्चे झूलेंगे ऐसे करके तो ये अभी इसके स्पीड के ऊपर इफेक्ट आएगा कि नहीं। तो ये जो बच्चे हैं इस साइड से 2-3 बच्चे मतलब झूल रहे हैं और इस साइड से 2-3 बच्चे झूल रहे हैं, तो इसके ऊपर अभी मोटर के ऊपर लोडिंग हो गया। अगर ज़्यादा बच्चे आए, इस साइड से 10-12 बच्चे झूल रहे हैं, इस साइड से 10-12 बच्चे झूल रहे हैं, तो अभी लोडिंग भी इंक्रीज हो गया। तो लोडिंग को बढ़ाने का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, इसी को हम बोल रहे हैं कि हमने लोड इंक्रीज कर लिया। इस साइड मान लेते हैं 2 बच्चे थे, इस साइड 2 बच्चे थे जो कि बेल्ट को पकड़े हुए थे। ठीक है, तो बेल्ट को पकड़े हुए थे तो क्या हुआ, इसके ऊपर अभी लोडिंग आ गया, मतलब ये शाफ्ट इतनी इजीली रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लोड बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि मैंने क्या किया, और भी कुछ बच्चे को आने के लिए बोला और बोले कि ये जो बेल्ट है इसमें तुम झूल जाओ। तो अभी मेरा लोडिंग जो होगा वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनके मास जो है वो भी इंक्रीज कर गया ना। अगर 4 बच्चे ऐड हो गए तो उनका टोटल मास इंक्रीज कर गया। तो ऐसे करके हम लोडिंग इंक्रीज कर रहे हैं, और लोडिंग इंक्रीज होने से क्या होगा, मोटर का जो स्पीड होगा वो डिक्रीज करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये देखो कि हम तो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि कुछ बच्चों को बुलाएं, बोलेंगे इस साइड बेल्ट से 2-3 बच्चे झूल जाओ, उस साइड बच्चे 2-3 झूल जाओ। तो यहाँ पे हम करते क्या है ना, एक स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं और उसको एक हैंड व्हील से कनेक्ट करते हैं। तो जब ये हैंड व्हील ऐसे ऐसे रोटेट होगा तो इसके अंदर में जो स्प्रिंग होगा वो भी खींचा, मतलब वो स्ट्रेच हो जाएगा। और ये टाइटनिंग जब होगा कि नहीं, ये टाइटनिंग होने से बेल्ट जो होगा वो भी टाइटन हो जाएगा, और बेल्ट जितना टाइटन होगा इसके ऊपर उतना लोडिंग भी आएगा। प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि बच्चे को बुलाएं और उनको बोला जाए कि मतलब जो बेल्ट है उसमें तुम झूलना है, सो दैट लोडिंग को हम इंक्रीज कर सकते हैं। जितने ज़्यादा बच्चे को बेल्ट में झुलाएंगे उतना ही ज़्यादा लोड बढ़ेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हैंडव्हील रहता है, 2 हैंडव्हील रहता है, और जब ये हैंडव्हील को हम रोटेट करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो ये जो बेल्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा टाइटन हो जाएगा, और ये बेल्ट जितना ज़्यादा टाइटन होगा लोड भी उतना ज़्यादा आ जाएगा मोटर के ऊपर। ओके, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। ओके, हमको कैलकुलेट क्या करना है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट हो सकता है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100, ये होगा हमारा एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का तरीका। तो अब मुझे बताओ कि ये जो मोटर है इसको हम इनपुट कितना पावर दे रहे हैं, यहाँ से 230 वोल्ट का सप्लाई दिया है और यहाँ से कुछ करंट वो ड्रॉ करेगा, ये जो मोटर है वो कुछ करंट ड्रॉ करेगा जो कि एमीटर रिकॉर्ड कर लेगा। तो अगर मैं ये वोल्टमीटर का रीडिंग और एमीटर का रीडिंग को मल्टीप्लाई कर लूँ फॉर ए पर्टिकुलर लोड कंडीशन, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर लोड कंडीशन मान लेते हैं, यहाँ से हम 2 पर्सन ऊपर खींच रहे हैं, इस साइड से 1 पर्सन ऊपर खींच रहा है, तो ये पर्टिकुलर लोड कंडीशन होगा। हो सकता है डिफरेंट लोड कंडीशन में क्या होगा, इस साइड से 3 लोग खींच रहे होंगे, उस साइड से 4 लोग खींच रहे होंगे, तो ये एक डिफरेंट लोड कंडीशन है। ठीक है, तो कोई एक पर्टिकुलर लोड कंडीशन में मैंने क्या किया है, यहाँ से कितना वोल्टेज, वो तो 230 ही रहेगा, वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो एमीटर का रीडिंग है वो डिफरेंट लोड कंडीशन में चेंज होता रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो लाइन करंट ड्रॉ करेंगे ये करंट लोड के ऊपर डिपेंड करेगा। तुम अगर लोड इंक्रीज करोगे तो ये जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब तुम यहाँ पे लोड को इंक्रीज कर रहे हो तो लोड टॉर्क जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। अच्छा, ये लोड का टॉर्क क्या होता है, देखो एक तो होता है कि मोटर के अंदर में एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिससे कि वो मोटर रोटेट हो रहा है,
और जब तुम उसको लोड से कनेक्ट कर लेते हो तो लोड भी अपना एक टॉर्क डेवलप करता है, और ये जो लोड का टॉर्क होता है वो अपोज करता है किसको, मोटर के अंदर में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको वो अपोज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टॉर्क के बारे में हम बात किए, एक तो होता है लोड टॉर्क और एक होता है जो कि मोटर के अंदर में टॉर्क डेवलप होता है, दैट इज डेवलप्ड टॉर्क। ओके, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन ये दोनों टॉर्क बराबर रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम स्टेडी स्टेट कंडीशन के बारे में बात करो, वो स्टेडी स्टेट कंडीशन वो वाला कंडीशन रहता है जिसमें कोई भी स्पीड में चेंजेस नहीं आता है, मतलब चेंज इन स्पीड, चेंज इन एंगुलर स्पीड बोले तो जीरो है, उसी को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो मोटर जब एक्सेलरेट कर रहा होता है या तो डी एक्सेलरेट करता है, उस टाइम उसका एंगुलर स्पीड में चेंजेस आता है। लेकिन अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड में ही रोटेट कर रहा होगा एंगुलर स्पीड में, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं कि उसका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है एंगुलर स्पीड में, तो उस टाइम उसका जो इनर्शियल टॉर्क होता है वो जीरो रहता है। इनर्शियल टॉर्क जो होता है वो डिपेंड करता है कि मोटर में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, डिसलेशन हो रहा है, या तो चेंज कितना आ रहा है एंगुलर स्पीड में। तो अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, मोटर कांस्टेंट स्पीड में रोटेट कर रहा है, उस टाइम हमारा इनर्शियल टॉर्क एक होता है जो कि जीरो रहता है, इनर्शियल टॉर्क जीरो। तो ये जो मोटर के अंदर में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोटर के अंदर में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो, उसको हम डेवलप्ड टॉर्क बोल रहे हैं, वो इक्वल होता है इनर्शियल टॉर्क और लोड टॉर्क के साथ। लेकिन अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन हमने क्या बोला कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है टी आई, मतलब इनर्शियल टॉर्क, उसको हम जीरो मान सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है कि एंगुलर स्पीड में कितना चेंजेस आ रहा है। अगर कांस्टेंट स्पीड में कोई डिवाइस या तो मोटर रोटेट करे तो उसका इनर्शियल टॉर्क क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में ही हमारा डेवलप्ड टॉर्क और लोड टॉर्क इक्वल होते हैं। ओके, तो जब हमने मोटर को लोड किए और लोड को इंक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड तो डिक्रीज होगा कि नहीं? अच्छा, अगर स्पीड डिक्रीज होता है तो EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये रिलेशन तो बताया था ना कि अगर स्पीड डिक्रीज होगा तो EB बैक EMF जो प्रोड्यूस होता है मोटर में वो भी डिक्रीज कर जाएगा। ओके, और ये बैक EMF किसके बराबर होगा? VT माइनस IARA के बराबर होगा कि नहीं? शंट मोटर में ये बताया हूँ कि बैक EMF जो होता है वो यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया दैट इज VT। इस 230 वोल्ट को मैं VT बोल सकता हूँ कि नहीं? सो VT से अगर तुम IARA ड्रॉप, यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हो तो वही बात बेसिकली तुम्हारा EB होता है कि नहीं? जब ये 3 पॉइंट स्टार्टर फुल्ली तुम्हारा ऑपरेट कर रहा होता है तो इसके क्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो VT ही तो होगा ना। तो उस VT वोल्टेज से अगर तुम IARA ड्रॉप सब्सट्रैक्ट कर लेते हो दैट विल बी योर EB। सो आई कैन राइट EB इज इक्वल टू VT माइनस IARA। ओके, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरा स्पीड तो डिक्रीज हुआ होगा क्योंकि मैं लोड इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, लोड का अगर इंक्रीज करते हैं तो स्पीड डिक्रीज होता ना, क्योंकि मैं बोला था कि जैसे कि इस साइड कुछ बच्चे झूल रहे हैं बेल्ट से, इस साइड कुछ बच्चे झूल रहे हैं। जब कोई भी बच्चा नहीं था तो वो फ्रीली रोटेट कर रहा था, लेकिन जैसे बच्चे झूलने स्टार्ट किए तो जो पुली में जो बेल्ट कनेक्टेड है वो टाइटन हो गया, और वो टाइटन हो गया तो तुम्हारा शाफ्ट इतना इजीली अभी रोटेट नहीं कर पाएगा जितना प्रीवियसली फ्री कंडीशन में रोटेट हो रहा था, तो स्पीड तो डिक्रीज होगा। लोड बढ़ाए तो स्पीड डिक्रीज होगा ही होगा। तो स्पीड डिक्रीज हुआ तो ये बैक EMF भी डिक्रीज कर गया, क्योंकि बैक EMF एंड स्पीड जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, नाउ इफ यू डिक्रीज द बैक EMF कब डिक्रीज होगा? अगर बैक EMF डिक्रीज हो रहा है, VT तो कांस्टेंट है, तो इसके लिए RA को इंक्रीज होना पड़ेगा। ये VT वाला टर्म तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है, ये टर्म तो तुम्हारा कांस्टेंट है। तो EB कब डिक्रीज होगा? अगर ये वाला टर्म इंक्रीज हो जाए तभी इनका जो डिफरेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो EB को डिक्रीज होने के लिए ये IARA टर्म को इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी जाके मैं बोल सकता हूँ कि EB ने डिक्रीज किया है। तो इसका मतलब IARA टर्म, ये जो टर्म है इसको इंक्रीज होना है। ठीक है, ये टर्म अगर इंक्रीज किया, मान लेते हैं VT जो है वो 100 है और यहाँ से हम माइनस कर रहे हैं 5, तो अगर ये टर्म इंक्रीज करके 10 हो गया तो अभी यहाँ पे 95 आ रहा था, अभी ये अगर 10 हो जाता है 100 माइनस 10 तो ये 90 होगा। तो EB को रिड्यूस होने के लिए तुम्हारा ये वाला जो टर्म है इसको इंक्रीज होना पड़ेगा 5 से 10 की, तभी जाके मेरा डिक्रीज आया ना EB। तो ये टर्म को इंक्रीज होने के लिए तुम्हारा IA मतलब आर्मेचर करंट को इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा EB जो है वो डिक्रीज कर सकता है। ओके, सो हाउ this relation is valid? If you increase the load, then what will happen? If you increase the load,
your speed decreases, and if your speed decreases, back EMF also decreases, and if back EMF is decreasing, to satisfy this relation, armature current should increase. So we got to know that the armature current is increasing, and for a particular load condition, ये फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो तो कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस में, दैट इज Vt, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी फिक्स है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा फील्ड वाइंडिंग में, दैट इज नॉट चेंजिंग, बट आर्मेचर करंट इज चेंजिंग। ओके, सो overall I can say that this line current is also changing, because this line current depends on armature current and field current. If armature current is increasing, this line current should increase. Okay, so तुम यहाँ पे लोड इंक्रीज कर रहे हो ना, तुमने सिर्फ यहाँ पे लोड को इंक्रीज किया है, तुम थोड़ी ना फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस में कुछ रेजिस्टेंस को चेंज किए हो, नहीं किए हो, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है उसको चेंज किए हो क्या, नहीं किए हो। तो फील्ड वाइंडिंग में करंट जो फ्लो करेगा वो कांस्टेंट ही तो होगा ना, फील्ड वाइंडिंग में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं, करंट फ्लो करेगा लेकिन वो चेंज तो नहीं हुआ होगा ना, नहीं चेंज हुआ होगा, दैट कैन बी कंसिडर टू बी ए कांस्टेंट करंट। ओके, लेकिन आर्मेचर जो करंट ड्रॉ करेगा वो इंक्रीजिंग नेचर का होगा। ऐसा क्यों हो रहा है वो बताया कि तुमने जब लोड इंक्रीज किया तो इससे क्या हुआ, स्पीड हल्का सा डिक्रीज किया, अगर स्पीड हल्का सा डिक्रीज करेगा तो बैक ईएमएफ हल्का सा डिक्रीज करेगा, और अगर बैक ईएमएफ हल्का सा डिक्रीज किया, armature current should increase to satisfy this relation Vt minus IaRa. Okay, so armature current should increase. If the current flowing through this field winding is constant and armature current is increasing, that means this line current should increase, because line current is nothing but field current plus armature current, यही दो करंट मिलके ही तो तुम्हारा लाइन करंट है ना। तो अगर ये आर्मेचर करंट इंक्रीज किया है, ये करंट कांस्टेंट भी रह जाए तो क्या हुआ, जो लाइन करंट है वो इंक्रीज तो करेगा ना, बिकॉज आर्मेचर करंट इज इंक्रीजिंग। दैट्स व्हाई इफ यू इंक्रीज द लोड देन योर लाइन करंट शुड आल्सो इंक्रीज। ओके, तो अभी इतना समझने के बाद देखो, मोटर को तुम कितना पावर इनपुट दे रहे हो वो तो यहाँ से पता चल जाएगा फॉर एनी पर्टिकुलर लोड। सपोज मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोड अप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ से 2 जन ऊपर खींच रहे हैं, इस साइड से 4 जन ऊपर खींच रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर लोड कंडीशन हो गया। तो ये जो 2 जन ऊपर खींच रहे हैं इनका जो फोर्स है मैं मान लेता हूँ 5 न्यूटन है, और यहाँ पे जो खींच रहे हैं इनका फोर्स जो होगा मैं 10 न्यूटन मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कुछ फोर्स से वो खींच रहे हैं ना ऊपर। ओके, तो अभी इसके कारण लाइन का जो करंट कुछ ड्रॉ किया होगा, लाइन करंट कुछ ड्रॉ किया होगा, वो करंट को तुम ये एमीटर से नोट कर सकते हो, और यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है उसको तुम ये वोल्टमीटर से नोट कर सकते हो। जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर लो, यही तुम्हारा इनपुट पावर होगा कि नहीं बताओ। मोटर को कितना वोल्टेज दे रहे हो, मोटर को कितना करंट दे रहे हो, अगर ये पता है तो मोटर को कितना पावर दे रहे हो ये पता चल जाएगा कि नहीं। मोटर को कितना पावर दे रहे हो वो बेसिकली पता चलेगा कि मोटर को कितना वोल्टेज दिए हो, 230 का वोल्टेज दिए हो, और मोटर कितना करंट ले रहा है, मोटर कितना करंट ले रहा है ये एमीटर रीडिंग बताएगा। ओके, मल्टीप्लाई दिस टू फैक्टर, अप्लाइड वोल्टेज, ड्रॉ करंट, कितना करंट ड्रॉ किया है, सो दिस टू वैल्यू इफ यू मल्टीप्लाई देन यू कैन कैलकुलेट द मोटर इनपुट पावर फॉर ए पर्टिकुलर लोड कंडीशन। ये जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर लोड कंडीशन के लिए ही है, क्योंकि अगर तुम लोड को फिर से इंक्रीज कर दोगे तो ये तो पता है कि लाइन करंट फिर से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इससे तुम्हारा जो मोटर का इनपुट पावर होगा वो भी इंक्रीज करेगा। दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अभी हम एक पर्टिकुलर लोड कंडीशन में देखना चाहते हैं कि मोटर में कितना पावर इनपुट दिया गया है, दैट इज Vt into IL, that can be calculated easily. Okay, now I am interested to calculate what is the output power, because I am interested to calculate the efficiency that can only be possible if I know what is the input power and what is the output power. So I can easily calculate the input power. Now I am interested to calculate the output power. How to calculate output power? अच्छा, मोटर कितना आउटपुट पावर दे रहा है इसके लिए मैंने एक वीडियो जो है वो प्रीवियस लेक्चर में बना दिया था, वो तुम देख सकते हो कि पावर जो होता है टॉर्क स्पीड के साथ कैसे रिलेशन में आता है। देखो, जो आउटपुट पावर है दैट इज नॉट ए इलेक्ट्रिकल पावर, तो उस पावर को तुम वोल्टेज करंट के फॉर्म में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। यस, यू कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ स्पीड, एंगुलर स्पीड एंड टॉर्क। सो द मोटर का जो आउटपुट पावर है दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर स्पीड, बिकॉज दैट इज अ मैकेनिकल पावर, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, voltage and current. Okay, so I am interested to calculate now the output power.
The output power can be calculated by multiplying torque with angular speed. This relation I have already derived in the previous video lecture. You can watch that. Okay. Now torque, what is torque? Torque is the force into radius. Okay, force, टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस. तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है इस मोटर के ऊपर. देखो इस साइड से हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस साइड से कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो लेट इस साइड से हमने F1 फोर्स अप्लाई किया है और इस एंड से हमने F2 फोर्स अप्लाई किया है. यही दो एंड से हमने फोर्स अप्लाई किया है ना. तो लेट इस साइड से हम F1 फोर्स अप्लाई किया है, इस एंड से हमने F2 फोर्स अप्लाई किया है. तो नेट फोर्स कितना आएगा अगर तुमको पूछा जाए इस एंड से F1 फोर्स अप्लाइड हुआ है और इस एंड से F2 फोर्स अप्लाइड हुआ है, तो नेट फोर्स होगा F1 माइनस F2 अगर तुम्हारा F1 इज ग्रेटर देन F2. ओके, जो वाला इस साइड का अगर फोर्स ज़्यादा है, इस साइड का फोर्स कम है, दो ही पॉसिबिलिटीज है ना कि इस साइड का फोर्स ज़्यादा हो सकता है या तो इस साइड का फोर्स ज़्यादा हो सकता है. मान लेते हैं कि मैंने जो फोर्स अप्लाई किया है इस साइड का फोर्स ज़्यादा है, दैट इज F1, एंड इस साइड का फोर्स F2 है. तो नाउ tell me what is the effective or net force that is applied on this pulley. It must be F1 minus F2. How? देखो अगर मैं ये वाले जो फोर्स ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इसको थोड़ा इस डायरेक्शन में दिखा दिया और ये वाले फोर्स को इस डायरेक्शन में दिखा दिया, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ही तो अप्लाइड हुए हैं ना, है कि नहीं. जस्ट ब्रेन में ऐसे सोचो ना कि ये जो ऊपर में फोर्स जा रहा है और ये फोर्स भी ऊपर ही जा रहा है, इस दोनों फोर्स को मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे कर लिया, तो ऐसे कर लिया तो ये इस साइड खींच रहा होगा, ये इस साइड खींच रहा होगा. ओके, तो अगर ये F1 फोर्स से खींच रहा है और ये F2 फोर्स से खींच रहा है और ये F1 इज ग्रेटर देन F2 है, तो व्हाट इज द नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस पुली? F1 माइनस F2. किसी ऑब्जेक्ट में अगर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं और एक फोर्स दूसरे फोर्स के ऑपोजिट में एक्ट कर रहा है, तो व्हाट इज द नेट फोर्स? F1 माइनस F2 वेयर F1 इज ग्रेटर देन F2. ओके, तो यहीं पे भी हम वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा? F1 माइनस F2 आएगा. ठीक है, तो नेट फोर्स पता करना है तुमको, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स हैं, तो नेट फोर्स पता करो, वही तुम्हारा टेंजेंशियल फोर्स हो गया. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम ये रेडियस ऑफ द पुली को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से ले सकते हैं. तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टॉर्क, एंड हियर द फोर्स इज नेट फोर्स F1 माइनस F2, एंड दैट फोर्स इज अ टेंजेंशियल फोर्स. एक टेंजेंट टू दिस पुली एक्ट कर रहा होगा और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेडियस को लिए हैं जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड टेंजेंशियल फोर्स गिव्स यू टॉर्क. ओके, तो यहाँ पे रेडियस से मल्टीप्लाई किए हैं, ये जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ द पुली है. ओके, F1 माइनस F2 लिखे हैं इंटू आर. तो ये जो टॉर्क है ये बेसिकली हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं F1 माइनस F2 इंटू आर, बिकॉज नेट फोर्स इंटू रेडियस इज एक्चुअली योर टॉर्क. नेक्स्ट थिंग, नाउ दिस इज योर एंगुलर स्पीड, लेट इट बी W इंटू. Now force can be written as m1 into g. Why? Force is nothing but mass into acceleration, and here the acceleration is due to the gravity.